नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की होगी शुरुआत। वहीं लोकसभा में विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल और यूपी समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज। इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है सामान्य। नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान, जारी रहेगी कंट्रोल रूम की निगरानी। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक विशाल तेल टैंकर किया जब्त। वेनेजुएला ने अमेरिका पर लगाया खुली चोरी का आरोप। और भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट T20 सीरीज का दूसरा मैच आज। पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारत करेगा बढ़त को 2 गुना करने की कोशिश। सभी समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। उच्च सदन में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी और इससे पहले इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। साथ ही राज्यसभा में आज की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभागों की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति के रिपोर्ट के बाद किए गए कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी का वक्तव्य भी कार्यसूची में है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट्स भी उच्च सदन में रखी जाएंगी और प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल किए जाएंगे, जिनके जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री देंगे। लोकसभा में आज के विधायी कार्य की बात की जाए तो विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 पुनः स्थापित विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। सदन में आज नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे, तो वहीं संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने के समय को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में सूचीबद्ध है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। वहीं प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल होंगे, जिनका संबंधित मंत्री जवाब देंगे। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, अगर हम आज की बात करें दोनों ही सदनों की, लोकसभा की बात की जाए और राज्यसभा की बात की जाए, तो आज का दिन किस तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्योंकि राज्यसभा में अगर हम देखें तो चुनाव सुधार पर चर्चा होगी, वहीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण विधेयक है जिन पर आज चर्चा होनी है। देखिए, दोनों सदनों में प्रश्नकाल में हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कल देखने को मिले थे। वो सिलसिला आज जारी रहने की उम्मीद है, चूंकि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सहमति बनने के बाद हम देख रहे हैं कि सुचारू रूप से पिछले कुछ दिनों से चल रही है। शून्यकाल में मुद्दे उठाए जाते हैं, सांसदों को खूब मौका मिलता है जनहित से जुड़े मुद्दे पर बात करने का। आज विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो लोकसभा में जो अनुदान मांगों को लेकर जो बिल है, विनियोग विधेयक भी है, साथ में उस पर चर्चा होकर उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो इस बात पर है कि वंदे मातरम पर 150 वर्ष पूरे होने पर जो चर्चा हुई है 2 दिन, उसमें अब बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा नेता सदन राज्यसभा उनको संबोधन देना है और संभवतः 1 बजे जब प्रश्नकाल खत्म होगा
तब वो अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पर क्या कुछ वो तर्क रखते हैं इस पर सभी की निगाह होगी और उसके बाद चुनाव सुधार पर चर्चा 1:45 बजे या फिर 2 बजे शुरू होगी, जो बताया गया है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को वक्ता के तौर पर सामने रखा गया। अजय माकन इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज चुनाव सुधारों पर चर्चा में बोलने वाले हैं। संभवतः सुधांशु त्रिवेदी और इसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस पर अपनी बात रखेंगे और जेपी नड्डा जो नेता सदन है वो हस्तक्षेप करेंगे कल। ये जो जानकारी दी गई है कि कल वो अपनी बात रखेंगे। हमने देखा है कि लोकसभा में बहुत जोरदार चर्चा हुई चुनाव सुधारों पर और जिस तरह से एसआईआर को लेकर सवाल विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, चुनाव सुधारों को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की, उसका सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और यहाँ तक कहा कि जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी वो अपनी हार का दोष ईवीएम पर न मढ़े, अपने नेतृत्व पर मढ़े। यानी कांग्रेस अपनी नीतियों पर देखे, नेतृत्व पर देखे, उसकी वजह से वो हार रही है, ईवीएम की वजह से नहीं हार रही है। और तमाम उन बातों को सामने रखा कि जब जो नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग में नियुक्ति का मुद्दा उठाया था, उस पर हमने देखा कि कल जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 73 वर्षों तक तो कोई कानून ही नहीं था, सीधे प्रधानमंत्री नियुक्ति करते थे चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो अब जब उस पर आगे बढ़ा गया और हम जानते हैं कि जब कई सुधारों पर भी आगे बढ़ा गया है, तब अब विपक्ष को दिक्कत हो रही है। जबकि एसआईआर का जहाँ तक सवाल है, 2025 से पहले जब भी एसआईआर हुआ तब कोई दिक्कत विपक्ष को नहीं हुई थी, जब वो कांग्रेस का शासनकाल था या फिर कांग्रेस और उनके सहयोगियों का शासनकाल था। अब जब 2025 में एसआईआर हुआ बिहार में और फिर 12 राज्यों में हो रहा है, तब उनको दिक्कत हो रही है। ये हार की एक बौखलाहट है, ये बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी राजनीति भी हो रही है। जब संसद का सत्र कल का दिन हमने देखा कि कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद खूब बयानों के तीर संसद भवन परिसर में और फिर नेताओं के सोशल मीडिया पर भी देखने को मिले, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए। लेकिन अगर कल आप देखें गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को, तो एक एक करके जो भी बिंदु चर्चा के दौरान आए थे, सभी का तथ्यों के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से पूरा तर्क के साथ जवाब दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहें कि विपक्ष की बोलती बंद करने का काम जो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है चुनाव सुधारों के मुद्दे पर। हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से चुनाव सुधारों पर बात करते करते अक्सर एसआईआर पर बात आ जाती थी और डिम्पल यादव ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये एसआईआर के बहाने एनआरसी कराने की कोशिश है। उस पर भी करारा जवाब एक तरह से देखे कि सत्ता पक्ष के वक्ताओं की तरफ से, सहयोगी की तरफ से देखने को मिला। अनिता पटेल ने भी एनडीए सहयोगी के तौर पर अपनी बात रखी। तो बहुत जोरदार चर्चा देखने को मिली है। सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, जी इस विषय को लेकर के गंभीर चर्चा और गंभीर इस विषय को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में जब इस चर्चा की शुरुआत होगी तो सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर भी, जी शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। संध्या देखिए, जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है मीडिया में, जनमानस में, सत्ता और विपक्ष के खूब बयान आते हैं और जब संसद सत्र चलता है और उस विषय पर संसद के अंदर चर्चा की सहमति बनती है, तो उम्मीद यही की जाती है कि उन तथ्यों को सामने रखा जाए, इससे जनता के बीच झूठ न जाए, सच्चाई जाए, तर्कों को सामने रखा जाए। और इसीलिए जब कोई मुद्दे पर बहस होती है तो संसदीय लोकतंत्र में कहा जाता है कि स्थितियां साफ हो जाती है जब तर्कों के साथ और हमने कल देखा भी शैलेंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपनी बात रखी राज्यसभा में तमाम तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए सदन में और सदन के पटल पर उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि देश में इंडिगो की उड़ानों के रद्दीकरण और देरी की घटनाओं के बाद अब लगातार व्यवस्था में सुधार आ रहा है। पूरे देश में इंडिगो के ऑपरेशन अब स्थिर हो रहे हैं। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमानन मंत्रालय के कंट्रोल रूम का कल जायजा भी लिया और वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। कंट्रोल रूम की ओर से यात्रियों की चिंताओं को जल्द और प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए रेस्पॉन्स टाइम को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही यात्रियों की उड़ान संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नंबर 01124604283
और 01124632987 इन्हें जारी किया है। इसके अलावा यात्री एयर सेवा ऐप और वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्स को आज कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। डीजीसीए ने सीईओ को परिचालन व्यवधानों से संबंधित डेटा और अपडेट के साथ एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच इंडिगो ने अपना संशोधित शेड्यूल डीजीसीए को कल सौंप दिया है। एयरलाइन को अपने शीतकालीन शेड्यूल के तहत करीब 2200 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। इसमें 10% की कटौती का मतलब रोजाना लगभग 220 उड़ानों की कमी होगी। बीते दिनों हजारों उड़ानें रद्द करने वाली इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट लगातार परिचालन सामान्य करने में जुटा हुआ है। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि एयरलाइन का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच करेगा। Is that the airline let you down? We owe answers to our customers, to our government, to our shareholders, and equally importantly, to our employees. We assure you that we will examine every aspect of what went wrong, and we will learn from it. The board has decided it will involve external technical experts to work with the management and help determine the root causes and ensure corrective action. 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज अंतिम तिथि है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा करने की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की सूची दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बहुमंजिला इमारतों में बूथ सर्वेक्षण पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के काम से चुनाव आयोग असंतुष्ट है। सवाल उठाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इन इमारतों में बूथों से संबंधित एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं आया। चुनाव आयोग ने यह सवाल राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से पूछा है। राज्य की कितनी बहुमंजिला इमारतों में मतदान केंद्र होंगे, इस पर रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख पिछले सोमवार को थी। चुनाव आयोग की ओर से निर्देश दिए गए थे कि ऐसी बहुमंजिला इमारतों, हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशनों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनमें 250 घर या 500 से ज्यादा मतदाता हैं और उनके कम्युनिटी हॉल में नए मतदान केंद्र बनाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने डीओ के लिए इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुमंजिला इमारतों में बूथ बनाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था और इसके बाद मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता में बहुमंजिला इमारतों के एसोसिएशन के साथ बैठक की और उनसे इस मामले में आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराने को कहा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने वक्फ संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के कारण ही राज्य की 80,000 वक्फ संपत्तियों में से 54,000 संपत्तियों का पंजीकरण केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उम्मीद पोर्टल पर समय से नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद के कुछ मुतवल्लियों यानी संपत्ति प्रबंधकों के साथ शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर करने के बावजूद राज्य सरकार ने पोर्टल पर संपत्तियों के नाम दर्ज करने में तत्परता नहीं दिखाई। भाजपा नेता ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करके 54,000 वक्फ संपत्तियों को समय पर पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मई महीने से शुरू हुई थी और अक्टूबर से केंद्र की ओर से इस संबंध में कई बार पत्र भी भेजे गए। शुवेंदु अधिकारी ने आगे बताया कि नवंबर में बिल्कुल आखिरी समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने संपत्ति पंजीकृत करने के लिए निर्देशिका जारी की। शुवेंदु का दावा यह भी है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
किरण रिजिजू जी खुद लेटर दिया सब चीफ मिनिस्टर को, ये तुरंत इसको अपलोड कीजिए। 6 दिसंबर अपलोड का टाइम खत्म हो गया। बंगाल में 80,000 वक्फ प्रॉपर्टी है इनिशियली, उसमें 26,000 अपलोड किया है, नॉट वेरीफाइड येट। इसका वेरीफाइड होने के बाद भी संख्या और भी कम जाएगा, घट जाएगा। ये लोग को अभी ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो टाइम डेट एक्सटेंशन नहीं किया। जो मुसलमान लोग ममता बनर्जी को भरोसा करने का काम करता था, वो मुसलमान लोग और वक्फ प्रॉपर्टी को जो कस्टोडियन मुतवाली, ये लोग को आज सड़क पे बैठाने का काम उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करती है। सुवेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुतवल्ली मोहम्मद जलालुद्दीन अफाज ने आरोप लगाया है कि जिले में वक्फ संपत्तियों पर तृणमूल के बड़े, मंझले और छोटे नेताओं की नजर है और जानबूझकर ये कदम उठाया गया और ये काम किया गया। जो ममता बनर्जी है ना, मेरा सीएम है बंगाल का, उसको मैडम इग्नोर करता है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है, वक्फ संपत्ति है, वो वक्फ संपत्ति ठीक वक्त में दाखिल नहीं हुआ उम्मीद पोर्टल का। मुस्लिम समाज आश्वस्त रहता है जो ममता बनर्जी है मेरा, तो हम तो सब कुछ ठीक है। 80,000 वक्फ संपत्ति है, 26,000 उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संपत्ति को लेकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर सरकार का कुछ नहीं करने वाली बात झूठ है। उन्होंने कहा कि पहले इसे वक्फ बोर्ड अपलोड करता था, अब इसे मुतवल्ली अपलोड करेंगे। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल से ही अगली खबर का, जहां बहुचर्चित संदेशखाली हिंसा मामले में एक नया और खौफनाक मोड़ आ गया है। संदेशखाली मामले में नामजद शेख शाहजहां के खिलाफ बशीरहाट कोर्ट में गवाही देने जा रहे मुख्य गवाह भोला घोष की कार को एक लॉरी ने टक्कर मारकर चकनाचूर कर दिया। किसी तरह भोला घोष की जान बच गई, लेकिन इस दुर्घटना में भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष और कार चालक शाहनूर की मृत्यु हो गई। बुधवार को भोला टीएमसी के निलंबित और बाहुबली नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सीबीआई केस में गवाही देने जा रहे थे और तभी बोयारमारी पेट्रोल पंप के सामने उनकी कार को एक 10 पहिए वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इसी कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। आपको बता दें कि राशन घोटाले के आरोप में शेख शाहजहां के घर पर तलाशी के लिए गई ईडी टीम पर हमला हुआ था। इस समय शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। भोला इसी में से एक मामले में गवाही देने जा रहे थे। बशीरहाट पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी भी जारी है। वहीं भोला घोष ने मीडिया के सामने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से ट्रक ने कार को टक्कर मारी, उससे साफ होता है कि यह उन्हें मारने की नीयत से किया गया था। मैं 100% निश्चित हूं कि गाड़ी में आलम था। मैंने देखा कि वह काली जैकेट पहनकर चला रहा था। हमने बोयारमारी पार की, वह लॉरी सामने चल रही थी। हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसने सीधे आकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर मेरी गाड़ी पानी में चली गई। मैं बेहोश हो गया। मेरा अनुमान है कि यह सब योजना बनाकर किया गया है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रुक करते हैं तेलंगाना का, जहां आज ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसका आज पहला चरण है। 14 और 17 दिसंबर को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। 3,834 सरपंच और 27,628 वार्ड सदस्य पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुल 56,19,430 मतदाता 37,562 मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने के पात्र हैं। आज ही इसकी मतगणना भी होगी।
मतगणना दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों की बैठकें होंगी, जिनमें उप सरपंचों का चुनाव किया जाएगा। राज्य भर में सरपंच सीटों के लिए 12,960 उम्मीदवार और वार्ड सदस्य सीटों के लिए 65,455 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आज फिर डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित की प्रस्तुति को साझा किया है। यह सुभाषित सीख दे रहा है कि हमें निर्बल व्यक्ति को पीड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली बन सकता है। सुदुर्बलं नावजानाति कञ्चित् युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। जो किसी कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। He who does not insult the weak always remains cautious and deals with his enemies with wisdom and discretion, does not forcefully fight with the strong and shows bravery at the right time, is a true hero. न्यूज़ 18 में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वह ऐतिहासिक मापल कांगजेबुंग में पोलो प्रदर्शनी मैच देखने जाएंगी। शाम को मणिपुर सरकार की ओर से इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में अपने सम्मान में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी। इस अवसर पर वो विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी और उनका उद्घाटन भी करेंगी। कल राष्ट्रपति इम्फाल स्थित नूपीलाल स्मारक परिसर का दौरा करने वाली हैं और मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वो सेनापति गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वो जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी और उनका उद्घाटन करेंगी। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की आज जयंती है। इस बीच काशी तमिल संगमम का आयोजन भी चल रहा है और ऐसे में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी में अधिवक्ताओं ने उनकी प्रतिमा के समक्ष 143 दीपक जलाकर उन्हें नमन किया। दरअसल महाकवि सुब्रमण्यम भारती को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के तौर पर याद किया जाता है।
वहीं देश के दोनों छोर के सांस्कृतिक और भाषाई समावेश के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। तमिल और भारतीय परंपरा की प्राचीन सभ्यतागत यात्रा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से निकला सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन काशी तमिल संगमम 4.0 का प्रमुख आकर्षण बन गया है। 9 दिनों की अपनी लंबी और रोचक यात्रा पूरी करने के बाद यह अभियान बुधवार को वाराणसी के नमो घाट पहुंचा। यहां प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने प्रतिभागियों से खास बातचीत की है। आप सुनिए इस खास बातचीत को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये वहां से आए हैं, ये अलग अलग अपने अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तेल काशी से चलकर ये ग्रुप आया हुआ है जो कि 2 दिसंबर से चलता है और 2 दिसंबर के बाद आज यहाँ पर ये पहुंचता है नमो घाट पर। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बेहद ही खुशनुमा पल है, एक बहुत ही उत्साहवर्धक पल है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। काफी अलग अलग सभ्यताएं हमें देखने को मिली, काफी खुशी भी होती है। हम आरजे शंकराई फाउंडेशन से हैं। मुझे आने में बहुत खुशी हुई कि हमारा काशी और तमिल तेन काशी टू काशी तमिल संगम जो चल रहा है इससे बहुत अच्छा बेनिफिट है कल्चर का और खान पान का। सभी जगह जो जितने भी बीच में आ रहे हैं सबका हम लोग ने गेस करते हुए काशी तक पहुंचा है। ये भगवान का बहुत बहुत वो है और IIT मद्रास के बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा पल और सुनहरा पल आया। और प्रधानमंत्री का मोस्ट धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा 2022 में स्टार्ट किया काशी तमिल संगम जो कि आज तक चलता हुआ आ रहा है 4.0। वहाँ से आने में हमने देखा सभी राज्यों के लोगों ने पूरा अपना सहयोग और गर्मजोशी से हम सभी का स्वागत किया और सब तरह से हमें हेल्प मिला है। मैं जो है काशी और तमिलवासी सबका जो समायोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अपने मोदी साहब को जो इन कार्यक्रम को इन्होंने 2022 में शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब तक जो लोग भाषा को लेकर क्षेत्र को लेकर जो विभेद करने की कोशिश करते थे उस विरोध को खत्म करते हुए अब दोनों संस्कृतियों के जोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश महज कोई सरकारी कागजों पर नहीं है बल्कि दिलों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो बॉन्डिंग है ना वो बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है और यही हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का सपना है। यही उनकी दूरदर्शी सोच है कि जब उत्तर और दक्षिण मिलेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं मनीष वाजपेयी, DD न्यूज, वाराणसी।